गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज है हमारा पॉलिटी का क्लास नंबर 18 और आज हम करने वाले हैं अनुच्छेद 18। तो देखो कल के क्लास में हमने क्या किया था, तो कल के क्लास में हमने किया था आर्टिकल 17, ठीक है। तो आर्टिकल 17 और कल क्लास क्या था हमारा 17। तो 17 और 17 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा हमारा और बहुत अच्छे से हमने कल का क्लास कंप्लीट किया। तो आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 भी आज हम उसी जोश के साथ स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास भी मैं आपको बेहतर दूंगी, ठीक है। तो देखो अनुच्छेद 18 में बोला है उपाधियों का अंत। देखिए उपाधियों का अंत बोला है, तो उपाधि पर जाने से पहले बच्चों हम जाएंगे थोड़ा समाज की तरफ, ठीक है। तो देखो पहले का जो समाज था ना, समाज को हम दो भाग में बांट रहे हैं। पहला जो समाज है वो है लोकतांत्रिक समाज। जो अभी का समाज ये कैसा है, लोकतांत्रिक है। तो ये प्रेजेंट हो गया हमारा, ठीक है। और पहले जब अंग्रेज थे तब की हमारी समाज कैसे थी, तो सामंतवादी समाज थी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और इसको पास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पास्ट का समाज था वो सामंतवादी था और प्रेजेंट लोकतांत्रिक। तो बात को ये समझना है बच्चों कि देखो समाज को दो भागों में जब मैंने बांटा, तो सामंतवादी समाज एक तरफ और एक तरफ लोकतांत्रिक समाज। आखिर बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए सामंतवादी समाज मतलब कि ऐसा समाज जहां जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ है। अगर मैं एक ब्राह्मण जाति के घर में पैदा लेती हूँ तो मैं जन्म से क्या रहूँगी, श्रेष्ठ रहूँगी, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, जन्म से ही ऊंची हूँ, जन्म से ही क्या है, मेरा स्थान श्रेष्ठ है। तो कहने का मतलब है जो जन्म से श्रेष्ठ हैं, ये इस तरह की धारणा सामंतवादी समाज में थी। कहने का मतलब अगर आप अमुक जाति और अमुक धर्म में पैदा होते हैं, ठीक है, तो आप क्या होंगे, आप श्रेष्ठ होंगे। तो जन्म से श्रेष्ठता मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा जो समाज था वो कैसा समाज था, तो यहाँ पे कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई बड़ा कोई छोटा, ये समाज था। ये है हमारा सामंतवादी समाज, ठीक है। अब देखो बच्चों सामंतवादी समाज में जब इस तरह का ऊपर नीचे है, इसका मतलब ऊपर नीचे है का मतलब क्या हुआ, विषमता है। तो जब विषमता है प्यारे बच्चों, तो विषमता आखिर किस कारण से है, तो देखो पहला विषमता तो है वो तो सामाजिक व्यवस्था की वजह से है। विषमता का कारण क्या है, पहला तो हमारी सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में किया है कि किसी को हम जन्म और जाति, जन्म के आधार पर श्रेष्ठ मान रहे हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उसको श्रेष्ठ मान रहे हैं, ठीक है। और किसी को जन्म के आधार पर हम नीचा मान रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सामाजिक विषमता हो गई ना। और एक विषमता थी जो अंग्रेज पैदा करते थे। अब अंग्रेज कैसे पैदा करते थे, तो समझिए। तो देखिए अंग्रेज क्या करते थे, उपाधियां देते थे। क्या करते थे, उपाधियां। तो किसको उपाधि देंगे वो, तो समझिए जो जैसे मान लो मैं ही अंग्रेज हूँ, ठीक है, और कोई है भारतीय जो मेरे क्या है, वो मेरे बहुत करीब है। कहने का मतलब वो मेरा बहुत आवभगत कर रहा है, मेरी चापलूसी कर रहा है, मेरे आगे पीछे घूम रहा है, मेरे अहित बातों को भी क्या बोल रहा है, समर्थन कर रहा है, मेरे गलत कामों को भी समर्थन कर रहा है, मतलब कि पूरे के पूरे मेरे सपोर्ट में है, ठीक है। तो ऐसे लोग पे मुझे तो खुशी होगी ही। तो जो मेरे चापलूसी करेंगे, आगे पीछे घूमेंगे, तो उनको मैं क्या कर दी, कुछ उपाधि दे दी। मैंने बोल दिया कि चलो तुम्हें सर की उपाधि दे दी, तुम्हें लॉर्ड की, राय बहादुर की, अर्ल की। तो कहने का मतलब जो अंग्रेज की चापलूसी करते थे ना, तो अंग्रेज क्या करते थे, उनको उपाधि देते थे। परंतु ये बात ध्यान रखने की है प्यारे बच्चों कि ये उपाधियां किसी व्यक्ति के कुशलता और क्षमता पर नहीं मिलता था। याद रखिएगा ये कुशलता पर नहीं था, ठीक है। ये कुशलता और क्षमता पे नहीं था, ये चापलूसी पे था। अब हम बताते हैं कि अंग्रेज आखिर उपाधि क्यों देते थे। अंग्रेज अगर मुस्कुराते भी थे तो उसमें उनका स्वार्थ छुपा होता था। तो देखो ये उपाधि इसलिए देते थे ताकि जब उस समय अंग्रेज आए तो राष्ट्रीय जब आंदोलन स्टार्ट हुआ अंग्रेज को भगाने के लिए,
तो क्या किया गया कि देखो अंग्रेज की दो नीति थी, माफ करिएगा बच्चों कॉल आ गया था, तो चलिए अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अंग्रेज की नीति के बारे में बता रही थी। तो अंग्रेज की क्या नीति थी? तो अंग्रेज की नीति ये थी कि समाज में अगर हम विषमता पैदा करेंगे तो क्या होगा, राष्ट्रीय आंदोलन के जो लोग हैं उनकी एकता भी टूटेगी, समाज के कुछ वर्ग जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे समर्थन में रहेंगे ना, तो उनको उपाधि देके वो खुश रखते थे ताकि ये लोग क्या हो, हमारे तरफ आ जाए और राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो जाए, थोड़ा वीक पड़ जाए, राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो जाए, हतोत्साहित हो जाए, कमजोर हो जाए। ठीक है, तो उपाधि ये क्या क्या देते थे? तो उपाधि में देते थे ये, तो उपाधि ये देते थे राय बहादुर की, सर की, लॉर्ड की, अर्ल की और तालुकदार की। ठीक है, तो इस तरह की ये उपाधियां देते थे। उसके बाद क्या है, लोकतांत्रिक जो हमारा समाज है, लेकिन उसके हिसाब से तो हर व्यक्ति का महत्व एक समान है ना, तो सामंतवादी समाज तो खत्म हो गया बच्चों, और अब क्या आया, तो लोकतांत्रिक समाज आया। तो जब लोकतांत्रिक समाज आया तो क्या हम इन उपाधियों को रहने दें? अगर हम इन उपाधियों को रहने देंगे, मान लो बाकी सब सर है, तो अगर मान लो कोई विशेष आदमी अगर सर है तो बाकी सब क्या है, बकलोल है? नहीं। अगर कोई राय बहादुर है तो और सब क्या है? तो इस कहने का मतलब कि समानता का अधिकार है ना, 14 से 18, तो समानता के अधिकार में तो सब समान है। तो भाई आप कैसे राय बहादुर, सर, तालुकदार, लॉर्ड रहेंगे और हम क्या कुछ नहीं है? हमारा भी तो, हम क्या है, विशिष्ट है ना। मैंने तो पहले ही बताया पॉलिटिक्स क्लास में कि हर आदमी अपने आप में विशेष है, क्योंकि हर आदमी का जब फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से अलग है, तो आप खुद सोचो समाज में ये इस चीज का इशारा है कि हर आदमी क्या है, बहुत ही विशेष है। ठीक है, वो अलग तरीके से अपने लिए क्या वो कुछ भी कर सकता है समाज में, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो जब मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है तो हम तो विशिष्ट है, आप भी वैसे ही विशिष्ट है, आपके जैसा भी दुनिया में कोई नहीं है। तो अब लोकतंत्र समाज में जब यहाँ समानता की बात हो रही है तो ये तो समानता नहीं है अगर हम किसी को उपाधि दें और किसी को नहीं दें, तो हर व्यक्ति का महत्व समान है। तो इसीलिए क्या किया गया, उपाधियों का अंत किया गया। और उपाधि का अंत करने के पीछे ये बात बोली भी गई कि किसी भी प्रकार की उपाधि भारत में नहीं दी जाएगी और जो पहले से दिया गया है वह खत्म हो जाएगा। ये कथन था राजगोपालाचारी का। ठीक है, तो अब बात को हमको ये समझना है कि जब उपाधि का हमारा अंत हो गया तो आखिर इसमें अपवाद क्या है? तो देखो उपाधि के अंत में दो अपवाद है, एक सेना के रिलेटेड और एक शिक्षा से रिलेटेड। तो पहले मैं इसको रिमूव करती हूँ और फिर से इसके अपवाद के बारे में फिर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, उपाधि के अंत का अपवाद क्या है। तो देखिए उपाधि के अंत के दो अपवाद है। पहला है कि राज्य, पहले ये क्वेश्चन है कि राज्य कहाँ पर उपाधि देगी। तो अपवाद में दो चीज आते हैं, एक आता है शिक्षा के क्षेत्र में देगी और दूसरा है कि सेना के क्षेत्र में देगी। पर इन दोनों को समझने से पहले बच्चों हम क्या करेंगे, उपाधि और पुरस्कार के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो देखिए मैंने बार बार बोला है कि जो जन्मजात मिल जाए वो क्या है बच्चों, उपाधि है। तो जो जन्मजात मिले वो उपाधि है, अर्थात जो बिना किसी कुशलता के, बिना किसी क्षमता के, बिना किसी प्रतिभा के, बिना किसी सेवा और बिना किसी योग्यता के मिले वो है उपाधि। परंतु जो किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता, कुशलता, सेवा, प्रतिभा और योग्यता पे मिले वो बच्चों क्या है, पुरस्कार। तो उपाधि और पुरस्कार के बीच का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब सेना के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो अपनी योग्यता दिखा रहे हैं, वो अपनी क्षमता दिखा रहे हैं, तो राज्य का ये अधिकार है और उस व्यक्ति का भी ये अधिकार है कि वो कुछ पुरस्कार प्राप्त करे अपनी क्षमता और अपनी कुशलता के द्वारा। और उपाधि क्या है, जन्मजात मिलती है और इस पे क्या होता है, एक एकाधिकार। जैसे मान लो मुझे उपाधि मिली जन्मजात, तो मुझे उपाधि मिली तो जन्मजात कैसे मिली, तो जो मेरे पिता की होगी फिर मेरे पे आ गई, फिर मेरे बच्चों की, इस तरह से। लेकिन अगर किसी को परमवीर चक्र मिलता है तो बाकी लोगों के लिए क्या बंद हो गया है दरवाजा कि उनको नहीं मिलेगा,
वो भी उतना क्षमता योग्यता दिखाए तो मिलेगा उनको भी परमवीर चक्र। ठीक है, तो ये तो सबके लिए खुला हुआ है ना। अवसर की समानता तो है ही कि आप अपनी क्षमता, कुशलता, योग्यता, प्रतिभा और सेवा से क्या कीजिए, ये पुरस्कार प्राप्त कीजिए। तो राज्य ने कहा कि देखो भाई, परमवीर चक्र दे रहे हैं या फिर हम कोई मेडल दे रहे हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कोई पीएचडी कर लिया, डॉक्टर आगे लग गया नाम के आगे, तो वो उसकी मेहनत की वजह से लगा, तो वो क्या है, एक पुरस्कार है। ठीक है, तो वो पुरस्कार है, शिक्षा के द्वारा उसने प्राप्त किया, वो पुरस्कार है। योग्यता से, क्षमता से उसने परमवीर चक्र और मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, तो वो पुरस्कार है। अभी इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगी, क्योंकि इसको मुझे अभी रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। 2 अपवाद है। अपवाद में क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में। ठीक है, और क्यों है, तो राज्य का साफ साफ कहना है भाई ये उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है। जो व्यक्ति की कुशलता, क्षमता, सेवा, प्रतिभा और योग्यता पे दिया जाएगा वो पुरस्कार है। उपाधि तो जन्मजात मिलती है, उपाधि जन्मजात मिलती है, और उपाधि बिना किसी कुशलता के मिलती है, मतलब कुशलता के बिना ही मिलती है, क्षमता के बिना, सेवा के बिना, प्रतिभा के बिना, योग्यता के बिना। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं, पहले इसको रिमूव कर लेती हूँ मैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जहां पर हम आर्टिकल 18 के चारों क्लॉज को देख लेते हैं एक साथ। तो देखिए आर्टिकल 18 में क्या बोला गया है, उपाधियों का अंत। तो उपाधियों के अंत में बोला गया है कि किसी भी प्रकार की उपाधि भारत में नहीं दी जाएगी, और साथ ही जो पहले से मिल चुकी है वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और अपवाद में क्या है, इसमें सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। तो पहले ही बता चुकी हूँ, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में जो मिलता है वो क्या है, पुरस्कार है। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 18 के क्लॉज 2 की तरफ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेंगे। यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि अगर भारत के जो नागरिक है वो किसी भी विदेशी राज्य, मतलब कि विदेशी देश से क्या करेंगे, उपाधि नहीं लेंगे। आर्टिकल 18 के क्लॉज 3 में बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, तो देखो जब भारतीय नागरिक नहीं है अर्थात वो विदेशी है, तो यहाँ विदेशी नागरिक की बात हो रही है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है वह राज्य के अंतर्गत किसी पद, ट्रस्ट में कार्य कर रहा है। तो बात को समझिए, जैसे कि कोई विदेशी व्यक्ति है, भारत के नागरिक नहीं है, राज्य के अंतर्गत कोई पद पे काम कर रहे हैं, राज्य के अंतर्गत किसी ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेंगे। मतलब कि कोई विदेश का व्यक्ति हमारे यहाँ, ठीक है, भारत में राज्य के अंतर्गत किसी पद पे कार्य कर रहा है, और अगर राज्य के अंतर्गत किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है, राज्य के अंतर्गत ट्रस्ट का मतलब कि जो मालिक सरकार नहीं है, लेकिन क्या है, ट्रस्ट में उसका क्या है, राज्य का सहयोग है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर वो कार्य कर रहा है, तो अगर उसका जो उसका खुद का देश है, विदेशी देश है, विदेशी राज्य है, उसको कोई उपाधि देना चाहता है, फिर भी वो नहीं लेगा जब तक वो भारत में काम कर रहा है, भारत के राज्य के अंतर्गत पद और ट्रस्ट में काम कर रहा है, तब तक वो उपाधि नहीं लेगा। और लेना भी होगा तो किससे सहमति लेगा, राष्ट्रपति से। अगर राष्ट्रपति एग्री करते हैं तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अब आर्टिकल 18 के क्लॉज 4 पे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कोई व्यक्ति राज्य के अंतर्गत, फिर से यहाँ बात हो रहा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बोला गया है। कोई व्यक्ति का मतलब यहाँ पे भारतीय और विदेशी दोनों हो जाएंगे। और आर्टिकल 18 के क्लॉज 3 में क्या बोला गया था, भारतीय नागरिक नहीं है, मतलब कि यहाँ पे विदेशी की बात हो रही है, विदेशी की बात हो रही है। और यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति में भारतीय, इंडियन भी हो सकते हैं, ठीक है, और विदेशी व्यक्ति भी हो सकता है, फॉरेनर। ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो कोई व्यक्ति में दोनों आ जाएंगे, भारतीय या विदेशी। तो राज्य के अंतर्गत अगर वो भी, या वो इंडियन व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, राज्य के अंतर्गत किसी पद पर है या ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई भी भेंट नहीं लेंगे, कोई भी पद नहीं लेंगे, कोई भी उपलब्धि नहीं लेंगे। तो बात को ये समझना है कि देखो, कोई विदेशी राज्य, अगर मान लीजिए MS धोनी है, तो कोई विदेशी राज्य चाहता है MS धोनी को कोई उपाधि देना, कोई उपहार ही देना, तो MS धोनी बिना राष्ट्रपति के सलाह से नहीं लेंगे।
ठीक है। अगर वो राज्य के अंतर्गत किसी पद पे या ट्रस्ट में है तो, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे, तो बात को समझिए। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति समाज में बिना किसी फायदा का काम नहीं करता, तो कोई विदेशी राज्य क्यों बिना किसी फायदा का काम करेगी। तो राष्ट्रपति क्या है, हमारे एक फादर है। तो जब बच्चे को कोई गिफ्ट देता है तो क्या करते हैं, गार्जियन चेक करते हैं ना कि पता नहीं उनकी मंशा क्या है। तो राष्ट्रपति चेक करेंगे कि अपने हित में कहीं ऐसा ना हो कि गिफ्ट दे के अपने हित में कोई काम करवा ले, ठीक है, अपने देश के लिए कुछ ऐसा काम करवा ले। तो ये इसीलिए राष्ट्रपति से उनको क्या लेना पड़ेगा, सहमति लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति से सहमति किसके बारे में बात कही गई है, तो यहाँ पे कोई विदेशी भी हो या इंडियन भी हो, कोई भी ऐसी व्यक्ति हो जो कि राज्य के अंतर्गत किसी पद पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और किसी ट्रस्ट में कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अगर उनको विदेशी राज्य कोई उपलब्धि और भेंट देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति से सलाह लेंगे। तो माफ़ करना बच्चों, काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब है, फिर इसमें इसी में क्लास भी ले रही हूँ, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मेरा गला भी ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे मैं यही बता रही थी कि कोई विदेशी हो या इंडियन हो, अगर वो विदेशी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद लेता है तो उसको किससे सलाह लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति से, अगर वो व्यक्ति राज्य के अंतर्गत किसी पद या ट्रस्ट पर कार्यरत है या फिर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। अब इस पे क्या है ना, उपाधियों पे विवाद भी है, लेकिन आज की स्थिति मेरी ऐसी है नहीं कि मैं उस पर चर्चा भी कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा बोलने में तकलीफ हो रही है। तो कल इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आज मैं क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तब तक आप जितना भी मैं पढ़ाई हूँ समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक आप रिवीजन करके रखना, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।